तो आप में से बहुत सारे बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ ही बच्चों के एग्जाम जो है वो अभी बाकी हैं। एग्जाम होने के बाद आगे का क्या प्रोसेस होता है, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगा, तो किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, प्रोसेस क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा काउंसलिंग का रोड मैप मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। यह वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आगे काउंसलिंग के लिए आपको किन चीजों को पहले से तैयार रखना होगा, इसके बारे में भी मैं आपको यहां पर जानकारी दूंगा, जिसमें आपके लिए डीयू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातचीत मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए मैं वीडियो की स्टार्टिंग करता हूं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमलाइन को यहां पर जानना, कौन सी चीज कब होने वाली है। आपका एग्जाम वैसे तो 31 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन 28 मई का एग्जाम रिशेड्यूल हो रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 2-3 जून तक यहां पर आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। मानकर चल लीजिए 12 से 15 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी, तो मैंने एक्सपेक्टेड डेट यहां पे 14 से 16 जून के दे दिया है। उसके 10 दिन के अंदर अंदर, मैक्स टू मैक्स 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मैंने ये मान लिया कि यहां पर 22 से 27 जून के बीच में यहां पर रिजल्ट आ जाएगा। अब ऐसा कतई नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, काउंसलिंग प्रोसेस उससे पहले भी शुरू हो जाता है। अब पहले हम लोग को यह समझना होगा कि काउंसलिंग में क्या क्या होता है। देखो होगा यह कि आपको एनटीए जो है, आपने जिन जिन सब्जेक्ट, जिन जिन विषयों का एग्जाम दिया है, उसका एक स्कोर कार्ड आपको दे देगा कि भैया आपने इन इन सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, उसमें ये आपके स्कोर हैं। बस उस स्कोर कार्ड को लेकर आपको हर एक यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में अपीयर होना पड़ेगा। जैसे बीएचयू के लिए अलग, डीयू के लिए अलग, एयू के लिए अलग, जेएनयू के लिए अलग, जेएमआई के लिए अलग, मतलब हर एक यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग में आपको सेपरेट सेपरेट पार्टिसिपेट करना होगा। अब ये आपकी चॉइस होगी आपको किन किन यूनिवर्सिटीज में अपना जो है वो यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब ये जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है ये 3 स्टेप में डिवाइडेड होता है। पहला होता है यहां पर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन, मतलब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जो है अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे, जिसमें आप अपने बेसिक पर्सनल डिटेल्स डाल रहे होंगे और वहां पर जो है वो आप अपने कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे होंगे। डॉक्यूमेंट्स में जैसे बेसिकली आपके 10th के 12th के डॉक्यूमेंट्स और आपका यहां पर जो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट और यहां पर सीयूटी यूजी का रिजल्ट, ये सब कुछ कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो आपसे यहां पे करवाता है, फोटो सिग्नेचर, ये सब बेसिक बेसिक बातें होती हैं। अब ये बेसिक रजिस्ट्रेशन कुछ यूनिवर्सिटी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए डीयू, वो आपके रिजल्ट आने से पहले ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर देता है। जो इनके सीएससीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है वो ये पहले ही करवा लेते हैं आपसे। अब ये जो पहले करवा लेते हैं, पहले कब करवाएंगे, एग्जाम खत्म होने के बाद, आंसर की आने के बीच में, या आंसर की से रिजल्ट आने के बीच में, इसी किसी बीच में ये अपना रजिस्ट्रेशन हर साल जो है वो शुरू कर देते हैं। मतलब रिजल्ट आना कोई कंपलसरी नहीं है आपके बेसिक रजिस्ट्रेशन में। जो यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो रिजल्ट के बाद लेकर आएंगी रजिस्ट्रेशन अपना, वो आपसे सीयूटी यूजी का रिजल्ट अपलोड करवाएंगी। जैसे डीयू अगर पहले ही ला दिया तो आपको रिजल्ट अपलोड करने का यहां ऑप्शन नहीं आएगा, वो आपको सेकेंड स्टेप में जो है वो वहां पर रिजल्ट अपने आप जो है वो अपलोडेड रहता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेसिक रजिस्ट्रेशन यहां पर आंसर की रिजल्ट के बीच में भी हो सकता है, या एग्जाम खत्म होने और आंसर की के आने के बीच में भी रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो सकता है। प्रेफरेंस फिलिंग सेकेंड स्टेप और द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ग्रेजुएशन में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, कई सारे कॉलेज, कई सारे कैंपस होते हैं, तो उसमें आपकी क्या चॉइस है, आप क्या पढ़ना चाहते हो, कौन से सब्जेक्ट से आप अपना कैरियर आगे बढ़ाना चाहते हो, उसी को कहते हैं अपनी चॉइस भरना। आप अपनी चॉइसेस भरते हो, फिर मेरिट के बेसिस पे आपको आपकी चॉइसेस यहां पर अलॉट की जाती हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रेफरेंस फिलिंग, जो कि आपके रिजल्ट आने के बाद ही होगा, पहले नहीं होता है, ये कंफर्म है। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद ही प्रेफरेंस फिलिंग यहां पर स्टार्ट होगा। और तीसरा और लास्ट होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या क्या प्रोसेस होता है, मैं सारी बातों को अब डिटेल्ड यहां पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बेसिक रजिस्ट्रेशन, जैसा मैंने कहा कि आपकी पर्सनल डिटेल्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी डीओवी और कैटेगरी है वो पिछले साल तक जो है वो यहां पर एडिटेबल रही है। मतलब आप जो भी सीयूटी यूजी के फॉर्म में भरे हो उसको आप एडिट कर सकते हो। हालांकि इस बार एक गड़बड़ी हुई,
इस बार क्या हुआ, पीजी में बीएचयू और डीयू दोनों ने या क्या सभी यूनिवर्सिटीज ने जो सीयूटी यूजी में जो है वो आप मतलब सीयूटी पीजी में बच्चों ने यहां पर जो भी अपनी कैटेगरी डाली थी वही कैटेगरी ऑटोमेट कर दिया था, उसको एडिट नहीं करने दे रहा था। हालांकि बीएचयू और डीयू ने इस चीज को कुछ दिनों बाद बदल दिया और अब यहां पर कैटेगरी एडिट हो रही है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपको यहां पर डीओबी कैटेगरी ये सब एडिटेबल मिलेगी। डीओबी के भले कम चांसेस हो एडिट होने के, लेकिन कैटेगरी चेंज होने का ऑप्शन यहां पर आपको मिलता है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका कैटेगरी, क्यों? क्योंकि यहां पर आपको कैटेगरी की अपनी सारी डिटेल्स देनी होंगी और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को नए फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए और डीयू किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं करता 1 अप्रैल 2026 के पहले का सर्टिफिकेट। हां, अगर हम बीएचयू की बात करें तो वो 1 जनवरी 2026 के बाद का मांगता है, लेकिन ना होने के केस में अंडरटेकिंग का भी ऑप्शन देता है। सबसे रिजिड अगर मैं बात करूंगा तो डीयू होगा, इसीलिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के सभी बच्चे यहां पर 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप बनवा लो। ये मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये नहीं होगा तो डीयू का आप समझ लो कि आपकी प्रॉब्लम फंस चुकी, मतलब आप फंस चुके हो, फिर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, यहां पर नाम जो होगा वो यहां पर आपका एडिटेबल नहीं होता है। क्लास 12 की सारी डिटेल्स यहां पर आपको भरनी पड़ेंगी कि भैया आप जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट में क्या क्या मार्क्स यहां पर आपको मिले हैं, ये सारी चीजें 12th की सारी डिटेल्स, किस स्कूल से आपने पढ़ा, सारी डिटेल्स यहां पर आपको फिलअप करना होता है। डॉक्यूमेंट में अब फोटो सिग्नेचर ऑटोमेट कर लेता है सीयूटी यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म से। उसके अलावा यहां पर बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होती है। क्लास 12th की मार्कशीट तो अपलोड करनी ही पड़ेगी क्योंकि वही क्वालिफाइंग एग्जाम ही आपका वही है, 12th के बेसिस पे ही आपका एडमिशन हो रहा है, तो इसका आपको यहां पर सर्टिफिकेट अपलोड या मार्कशीट जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी यहां पर। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, नहीं तो डीयू आप भूल जाइए। डीयू के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहोगे तो आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी यहां पर, या अंडरटेकिंग इस तरीके के ऑप्शंस यहां पर आपको मिल सकेंगे। इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन उठता है गैप ईयर को लेकर, क्या गैप ईयर का भी कोई सर्टिफिकेट यहां पर देना पड़ता है? तो इसका आंसर है कि बहुत रेयर यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपसे गैप ईयर का यहां पर एफिडेविट या अंडरटेकिंग मांगती हैं। जो यूनिवर्सिटी मांगेगी वो उसका फॉर्मेट देती है, उसको यहां पर एक जो है वो स्टैम्प पेपर पर 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर आप उसको इजीली यहां पर छपवा कर और जो है वो उसको आप सबमिट कर सकते हो। कई कई बस केवल अंडरटेकिंग दे देते हैं गैप ईयर का, आप सिंपली प्रिंट आउट करो, भर के सबमिट कर दो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक दिन में बनने वाला ये है। इसके लिए कोई ऐसा उलझने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत कम यूनिवर्सिटी जो उसमें से एक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि मांगती है आपकी। और बेसिक रजिस्ट्रेशन में एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, वो होती है बैंक डिटेल्स फॉर द रिफंड। बच्चे इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं, साइबर कैफे से भरवाते हैं, साइबर कैफे वाला अपना बैंक डिटेल्स दे देता है। अब जब आप मान लो आपका एडमिशन डीयू बीएचयू दोनों में हो रहा होगा, दोनों जगह आप पैसा पे कर चुके रहे होगे, तो अब जैसे ही रिफंड के लिए विड्रॉ करोगे एडमिशन, आप यहां पर रिफंड जाएगा इसी वाले बैंक में जो साइबर कैफे ने अपना डाल दिया होगा, फिर आप परेशान होते घूमोगे। तो इसलिए बैंक डिटेल्स आपका अपना या आपके किसी भी परिवार के सदस्य का जहां से पैसा आपको मिल जाए वो होना चाहिए। एक्सपेक्टेड डेट मैंने जैसे बोला कि यहां पर आपको आंसर की और रिजल्ट के बीच में भी हो सकता है, या एग्जाम खत्म होने और यहां पर आंसर की के आने के बीच में भी आ सकता है। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है प्रेफरेंस फिलिंग। यही आपके आगे के पूरे कैरियर को, आपके लाइफ को यहां पर यह डिसाइड करता है, क्योंकि आप क्या पढ़ने वाले हो, कहां से पढ़ने वाले हो, सब कुछ यही डिसाइड करता है। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी प्रेफरेंस फिलिंग यहां पर आपकी होती है। प्रेफरेंस फिलिंग का क्या मतलब है? प्रेफरेंस का मतलब होता है चॉइस, और चॉइस आपके नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर किसी ने कहा मेरा कम नंबर है, मेरी चॉइस अलग होगी, और मेरा नंबर ज्यादा, मेरी चॉइस अलग होगी, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। प्रेफरेंस मतलब होता है आपकी चॉइस क्या, आप क्या प्रिफर कर रहे हो, आप यहां पर क्या चाहते हो। जैसे चाहता हर कोई ना कि हाँ हीरोइन टाइप की लड़की शादी कर ले, लेकिन फिर अपने आप को देखना होता है कि हम उस लायक हैं कि नहीं है। तो नो डाउट एडमिशन आपके मेरिट के बेसिस पे होगा, ठीक है, लेकिन हम अपनी चॉइसेस तो बेस्ट ही भरेंगे ना, बेस्ट टू वर्स्ट, ये चॉइस भरनी होती है आपको क्या पढ़ना है यहां पर।
सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोर्स, क्योंकि कई मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। मान लीजिए आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के ही हो, या आपने लैंग्वेज और जीएटी का पेपर दे दिया है, अब उससे हो सकता है आप कई सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, आप बीए के लिए भी एलिजिबल होगे, बीवॉक के लिए भी एलिजिबल होगे। अब आपको चॉइस करना होगा कि आप क्या पढ़ना चाहते हो यहां पर। या मान लो आप साइंस बैकग्राउंड से हो, अब आप एलिजिबल जो है वो बीएससी के लिए भी हो, आप हो सकता है बी फार्मा के लिए भी होगे, हो सकता है बायोटेक के लिए भी होगे, मल्टीपल कोर्सेज है ना। तो उसमें अब जैसे कोई बी कॉमर्स वाला बच्चा तो बी कॉम भी ऑप्शन है, बीबीए भी है यहां पर आपके लिए। अब मल्टीपल ऑप्शंस बन रहे हैं, उसमें से आपकी चॉइस क्या है, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। तो अपने कोर्स की चॉइस आपको फिल करनी। जैसे किसी ने सोच लिया उसको बीएससी एग्रीकल्चर करना है, तो पहले पे बीएससी एग्रीकल्चर, चलो वो नहीं मिला तो बीएससी बायो करेंगे हम यहां पर, नहीं मिला तो बी फार्मा करेंगे। तो एक उसने अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर सेट कर दिया। मैथ्स वाला बच्चा है, नहीं मैं बीटेक करूंगा, बीटेक मेरी पहली चॉइस है, नहीं मिलेगा तो मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस से करूंगा, नहीं मिलेगा तो बीएससी स्टैटिस्टिक्स से करूंगा। तो उसने यहां पर अपनी एक चॉइस बना लिया। तो सबसे पहले कोर्स की चॉइस आपकी डिसाइड होनी चाहिए, और जिनके एग्जाम हो चुके हैं अभी मैं उनको होमवर्क दूंगा, उनको वो काम करना है। क्या काम करना बताता हूं। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, क्योंकि भैया इंस्टीट्यूट कितना भी अच्छा हो, कॉलेज कितना भी अच्छा हो, अगर सब्जेक्ट आपके पसंद का नहीं होगा तो वही कॉलेज आपको काटने दौड़ेगा, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि सर्वाइवल आपके सब्जेक्ट के साथ होना है। सर्वाइवल यहां पर आपके यूनिवर्सिटी कैंपस के लोकेशन या उसके ब्यूटी से नहीं होना है। हम बीएचयू से बहुत अट्रैक्ट हो गए, बहुत शानदार, और सब्जेक्ट हमको मिल गया अरबी, हमको पढ़ना ही नहीं, हमको उस सब्जेक्ट का कोई स्कोप ही नहीं मेरे लाइफ में, क्या करूंगा मैं सब्जेक्ट ले लिया पॉलिटिकल साइंस, और सब्जेक्ट मेरा फेवरेट, भले मेरा किसी अच्छे कॉलेज से ना भी हो, कम से कम मैंने अपने सब्जेक्ट को तो लिया, आगे मैं अपना कैरियर तो उसमें अच्छा बना सकता हूं। तो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब्जेक्ट में कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, हर एक सेक्टर के कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमैनिटीज, जिसमें लैंग्वेज और सोशल साइंस के सब्जेक्ट आते हैं, और साइंस में मैथ्स और बायो में कई नए सब्जेक्ट ऐड होते हैं। अभी तक आप सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स यही सब जानते हो आप यहां पर। इसके अलावा आप नहीं जानते हो जियोलॉजी के बारे में, आप बायोकेमिस्ट्री नहीं जानते हो, आप यहां पर जो है वो कंप्यूटर साइंस नहीं जानते हो, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट नहीं जानते हो, ऐसे कई सारे नए सब्जेक्ट आते हैं। तो आपका होमवर्क यही है कि इन नए सब्जेक्ट पर अपनी खोज करिए, ये सब्जेक्ट कैसा है, क्या स्कोप है, उसके बारे में जानिए। हम तो आपको गाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब तक आप खुद से चीजों को नहीं देखते हो तब तक आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे। जैसे कोई मुझे पीपीटी बना के दे दे, मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं उतना फील होगा। अगर मैं यही पीपीटी खुद से बनाऊंगा तो मुझे ज्यादा फील होगा, मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो बस यही फर्क होता है, इसलिए आपका ये होमवर्क है, पता करिए इन सब चीजों के बारे में। फिर यहां पर अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें मल्टीपल कॉलेजेस हैं, मल्टीपल कैंपसेस हैं, तो उसमें क्या प्रेफरेंस ऑर्डर होगा, वो ये काम आपका नहीं होता, ये काम तो हम आपको करके दे देते। जैसे डीयू का है, बीएससी करना है आपको कंप्यूटर साइंस से, या बीएससी करना है आपको केमिस्ट्री ऑनर से, तो भैया कितने यहां पर जो है वो आपके पास ऑप्शंस हैं, मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं उनका क्या सीक्वेंस होना चाहिए, बेस्ट टू वर्स्ट, वो हम आपको बता देंगे। ये आपका काम नहीं। जैसे बीएचयू में एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, तो उनमें हमको क्या इनरोल्ड करना चाहिए या ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में बताएंगे। जैसे बीएचयू में ही है कि भाई मेन कैंपस है, फिर यहां पर महिला महाविद्यालय, वो भी मेन कैंपस का पार्ट है, फिर एक आरजीएससी, ये भी इनका एक मेन कैंपस है, फिर इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। तो इस तरीके से जो मल्टीपल ऑप्शंस बनते हैं उनको लेकर यहां पर आपको अपनी चॉइसेस डिसाइड करनी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं क्या क्या करना होता है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सीट भी होती है भाई, रेगुलर सीट, पेड सीट, जहां पर फीस ज्यादा होती है, कुछ एक्स्ट्रा सीट्स अवेलेबल होती हैं, उनके बारे में आपको जानना होगा, उनकी चॉइसेस आपको भरनी होंगी। और फिर यहां पर जो आपके नए सब्जेक्ट है उनके बारे में डिस्कवर करिए, उनके बारे में जानिए, सोचिए और देखिए कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। बाकी हम तो अपनी तरफ से आपको सारी चीजें सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो पूरी काउंसलिंग आपकी करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप अपने तरफ से भी चीजों को देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर तीसरा स्टेप होता है यहां पर अलॉटमेंट का। सीट अलॉटमेंट कैसे होगा कि भैया रिजल्ट आया, आपने प्रेफरेंस अपना भर के लॉक कर दिया, उसके बाद यहां पर जैसे आएगा राउंड 1 का रिजल्ट। अब देखो क्या होता है कि आप अपनी चॉइसेस दे देते हो, मान लीजिए आपने 20 चॉइसेस भर दिया, अब ऊपर से देखा जाएगा कि आपके नंबर पे क्या मिल सकता है, पहला नहीं मिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। मान लीजिए आपको यहां पर 16वें नंबर का प्रेफरेंस आपको मिल गया, सपोज करिए 16वें नंबर का प्रेफरेंस मिल गया, राउंड 1 में सीट आपको मिल गई 16वें नंबर का प्रेफरेंस। एक केस ये बनेगा, या तो एक केस बनेगा कि सीट नहीं मिली आपको यहां पर,
दो ही हो सकता है ना, या तो सीट मिलेगी या तो सीट नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिली तो आपको वेट करना होगा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग का, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग का। इस तरीके से आपको अगले राउंड के लिए वेट करना होगा। अगर सीट मिल गई, हो सकता है 16वें नंबर का प्रेफरेंस मुझे नहीं पसंद है, तो या तो पसंद होगा या तो नहीं पसंद होगा। अगर पसंद है तो क्या करना है, नहीं पसंद तो क्या करना। अगर आपको पसंद है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट की बटन होती है उस पर क्लिक कर देना होता है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, क्या आपने सही अपने 12th का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, क्या आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट सही डाला, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें आपको कुछ नहीं करना। फिर यहां पर आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया तो फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उस कोर्स की यूनिवर्सिटी में जितनी फीस होगी 10,000, 5,000, 8,000, 20,000, वो पैसा पे करना होगा। वो पैसा पे करोगे, एडमिशन डन हो जाएगा आपका। फिर यहां पर आपके पास ऑप्शन होगा अपग्रेड या फ्रीज, तो आप फ्रीज कर दो क्योंकि आपको आपके पसंद की सीट यहां पर मिल गई है। अगर मुझे नहीं पसंद है तो क्या करेंगे, तो भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट ऑफ द बच्चे ही गलती करते हैं, हमको नहीं पसंद है सर, हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी काउंसलिंग से आप बाहर हो गए, खत्म कहानी आपकी। अब आप काउंसलिंग में नहीं रह गए, बाहर हो गए काउंसलिंग से, अब आपको किसी राउंड में कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन हो, 16 से ऊपर जाना चाहते हो, तो भैया यहां पर आपको एक्सेप्ट करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, फीस भी पेमेंट करना होगा। बस फ्रीज नहीं करके अपग्रेड पे डाल देंगे कि मैं चाहता हूं कि मुझे यहां पर सेकेंड राउंड के अपग्रेडेशन के लिए कंसीडर किया जाए, 16 के ऊपर 15, 14, 12 कहीं हमको मिल पाए। याद रखना, जो प्रेफरेंस मिल गया उसके नीचे नहीं जा सकते हो, ऊपर जाने का ऑप्शन है आपके पास अपग्रेड के थ्रू। यहां पर फिर सेकेंड राउंड में यही सारा प्रोसेस वापस से स्टार्ट होने लगता है। तो ये यहां पर कुछ ऐसा फ्लो चार्ट आपके लिए रहता है। कुछ ऐसे नए वर्ड्स आपके सामने आएंगे, ये सब आप पहले नहीं सुने होंगे। स्पॉट राउंड क्या होता है, मॉपअप क्या होता है, मिड एंट्री विड्रॉ क्या होता है, बहुत बेसिक अभी बता रहा हूं मैं। स्पॉट राउंड ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि यूनिवर्सिटीज ने 3 राउंड की काउंसलिंग किया, अब उसका यहां पर सीट नहीं भरा, सीट खाली है, सीट बची हुई है, तो वो करता है स्पॉट राउंड, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2। अब ये तरीके की वैसे ही होगा जैसे बाकी राउंड चलती हैं, वैसे इसमें भी। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी जिसमें कुछ रूल्स लगा देंगे, जैसे मल्टीपल प्रेफरेंसेस आप नहीं भरोगे, कम प्रेफरेंसेस भर सकते हो, कुछ इस तरीके की बातें। या भाई जिन जिन सब्जेक्टों में सीट खाली होगी वही प्रेफरेंसेस आप भर पाओगे, इस तरीके की बातें होती। लेकिन होता ये वैसा ही है। मॉपअप राउंड सबसे खतरनाक चीज है। ये वो है जहां से आपके नंबर कम हो तो भी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। ये पॉसिबिलिटीज बनती हैं और बड़े खतरनाक और बड़ी बेहतरीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। बहुत डिटेल्ड में इसके बारे में आपको वीडियो लेकर आऊंगा। तो मॉपअप राउंड कुछ वैसा होता है, लास्ट में एकदम लास्ट में होगा, कुछ बची हुई सीटों के लिए होता है और बड़ा इसमें क्विक होती है चीजें, 24 घंटे के अंदर आपको पेमेंट कर देना होगा। तो अगर इसमें आप एक्टिव नहीं रहते हो, इसमें सबसे बड़ी समस्या कठिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कोई बहुत रॉकेट साइंस है इस मॉपअप राउंड में, बस एक्टिवनेस का फर्क होता है। हम एक्टिव नहीं होते तो नहीं पता चलता, आके निकल जाता है, क्योंकि होता ये बड़ा क्विक है, 1-2 दिन में हुआ, 24 घंटे के अंदर फीस सबमिट करना, वो फटाफट होती चीजें। यहां पर मिड एंट्री क्या है, अब जो लोग सोए होंगे, रजिस्ट्रेशन का जब मौका दिया गया होगा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, तो 2 राउंड की काउंसलिंग बीत चुकी होगी, उसके बाद एक मिड एंट्री का मौका मिलता है कि अब वापस से आप अपने काउंसलिंग में आ सकते हो। अगर उस समय सोए थे तो अब जग जाओ, भगवान करे आप मिड एंट्री में ना जाओ, क्योंकि मिड एंट्री में जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप बची हुई सीटों के लिए फाइट करने जाओगे, क्या मतलब है। तो क्यों रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सोना, उस टाइम जगे रहना और रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना। विड्रॉ का मतलब होता है भैया हम नहीं चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, विड्रॉ कर लिए एक बार तो काउंसलिंग से बाहर। ये नहीं कि पहले राउंड में विड्रॉ किया, सोचेंगे सेकंड राउंड में फिर से आ जाएं, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, विड्रॉ कर दिए तो बाहर हो गए यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से यहां पर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रोसेस है। बाकी आप काउंसलिंग से रिलेटेड क्या क्या जानना चाहते हो, आपके मन में क्या प्रश्न है, काउंसलिंग की गाइडेंस आज से शुरू हो चुकी है और अब यहां पर जो है वो सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, सब कुछ आपको यहां पर काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगे। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना कि आप क्या चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।